जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 15 मई 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, भारत के 52वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा भूषण रामकृष्ण गवई या BR गवई। तो BR गवई भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं। उनका पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, भूषण रामकृष्ण गवई है। उनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में। तो 14 मई 2025 को वो भारत के 52वें नंबर की चीफ जस्टिस बन गए हैं और उन्हें शपथ दिलाई गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आपको याद रखना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना जी का स्थान लिया है। चीफ जस्टिस के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो उनका नाम था KG बालाकृष्णन, जो कि 2007 में बने थे। तो ये जानकारी आप नोट कर लें। चलिए उनके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, BR गवई 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की थी। फिर इसके बाद सन 2000 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में ही जज बनाए गए थे और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बने थे। उनके कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं, जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद और 2019 का जो राफेल डील मामला था, ये उनके कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। वो रिटायर कब होने वाले हैं? 23 नवंबर 2025 को, यानी कि लगभग 6 महीने से थोड़ा सा अधिक समय होगा। तो वो तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। अगले 5 मुख्य न्यायाधीश भी डिस्कस करते हैं, यानी आने वाले समय में कौन मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो 52वें नंबर के बने हैं BR गवई, 53वें नंबर के बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, 54वें नंबर के बनेंगे जस्टिस विक्रम नाथ, 55वें नंबर की बनेगी VV नागरत्ना। और जो VV नागरत्ना होंगी ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, जो कि 2027 में बनेगी। 56वें नंबर के बनेंगे जस्टिस PS नरसिम्हा और 57वें नंबर के बनेंगे JB पारदीवाला। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है और जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 है, उसके अनुसार जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यह भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। यह नई दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर जजों की जो कुल संख्या है वर्तमान में वो है 34 और मुख्य न्यायाधीश अभी हमने डिस्कस किया है BR गवई हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 में सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया है उनके बारे में वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था जस्टिस हरिलाल J कानिया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय कुमार जी अब UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रीति सूदन अभी तक UPSC के अध्यक्ष थी, उनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। तो अब उनके स्थान पर अजय कुमार जी को UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और पूर्व रक्षा सचिव भी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अनुराधा प्रसाद हैं उन्हें UPSC का मेंबर बनाया गया है। तो अभी ये 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। UPSC के अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार और अनुराधा प्रसाद जो हैं वो UPSC की मेंबर बनी हैं। और बात करते हैं UPSC की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर कि 323 तक UPSC का वर्णन किया गया है। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्य काम है भारत सरकार के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए अधिकारियों की भर्ती करना। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार जी। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 साल का या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को, यानी अब 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई है।
अब तक जो ये आयुर्वेद दिवस था ये धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन हर साल क्या होता था, धनतेरस अलग अलग डेट को पड़ती थी, तो आयुर्वेद दिवस अलग अलग डेट में मनाया जाता था। लेकिन अब एक फिक्स दिन निश्चित किया गया है कि अब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 23 सितंबर के दिन एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि 23 सितंबर को लगभग पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, और इस घटना को शरद विषुव बोला जाता है। ठीक है, तो इसको रिलेट किया गया है कि जब कोई व्यक्ति आयुर्वेद का इस्तेमाल करता है तो उसके शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पैदा होता है। ठीक है, तो इस घटना को रिलेट करने के लिए 23 सितंबर को ये आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे हाल ही में घोषित किए गए नए दिवस। जैसे 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा उत्तराखंड में, 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा, और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस और 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस मनाने की घोषणा भी हाल ही में की गई है अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा यूपी में, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा देश में अभी नई सरकार का गठन किया गया है और उसमें अनीता आनंद विदेश मंत्री बनाई गई हैं। अनीता आनंद कनाडा की लिबरल पार्टी से संबंधित हैं और इसी पार्टी की अभी वहां पर सरकार भी बनी है। दोस्तों, जो अनीता आनंद हैं, इससे पहले वो रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अब क्या बनी है? विदेश मंत्री बनी है। अनीता आनंद ने जब शपथ ली है तो उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख करके शपथ ली है, तो ये आकर्षण का विषय रहा है। सब लोग देखते रह गए कि उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख करके शपथ ली है। दोस्तों, जो अनीता आनंद हैं ये भारतीय मूल की हैं और इनका जन्म हुआ था 20 मई 1967 को, और इनका जन्म कनाडा में ही हुआ था। इनकी माता का नाम है सरोज डी राम और इनके पिता का नाम है एस.बी. आनंद। ठीक है, तो ये 1960 के आसपास ये भारत से कनाडा जाकर के बस गए थे, और जो अनीता आनंद है उनका जन्म कनाडा में ही हुआ था। और आपको याद रखना है कि जो उनकी माताजी हैं उनका संबंध पंजाब से है और उनके पिताजी तमिलनाडु से संबंधित हैं। अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला भी हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो अभी जो कनाडा की सरकार का गठन हुआ है उसमें कुछ और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, जैसे मनिंदर सिंधु, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बने हैं। राज्य सचिव के रूप में भी कुछ नियुक्तियां की गई हैं, जैसे रूबी सहोता को अपराध का मुकाबला करने के लिए राज्य सचिव बनाया गया है। रणदीप सराय को अंतर्राष्ट्रीय विकास का राज्य सचिव बनाया गया है। तो ये नियुक्तियां की गई हैं। कनाडा की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ओटावा इसकी कैपिटल है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। और कनाडा में विश्व स्तर पर सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे सुपीरियर झील, पूरे झील, ग्रेट स्लेव लेक और एरी झील, ये सभी कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देश का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जेवर, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो इस बात की घोषणा भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा की गई है। और ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा जेवर में, ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थापित किया जाएगा। कौन स्थापित करेगा? तो ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन और भारत की एक कंपनी है HCL। तो ये दोनों मिलकर के ये सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेंगे और इसमें निवेश किया जाएगा लगभग 3700 करोड़ रुपए का।
और इस प्लांट में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ऑटोमोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर आदि के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में जो चिप्स यूज होती है उसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा 2022 में एक मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम था सेमीकंडक्टर मिशन। तो इस मिशन के तहत पूरे देश में 6 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किए जाने थे। तो 5 तो निर्माणाधीन है, यानी उनका निर्माण चल रहा है। अब 6वां स्थापित किया जा रहा है जेवर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट पहले से स्थापित किए जा चुके हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो गुजरात का जो साड़न नामक स्थान है, यहाँ पर 3 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं और गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब इकाई स्थापित की गई है। इसके अलावा असम का जो मोरी गांव है वहाँ पर भी एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की गई है। तो ये इस प्रकार से 5 सेमीकंडक्टर यूनिट हो जाती हैं। 6वीं हो जाएगी जेवर, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो इन्हें हम अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, तो यह ऐसे पदार्थ होते हैं इनमें ना तो पूरी तरह से धातुओं वाले गुण होते हैं ना अधातुओं वाले गुण होते हैं, यानी ये बीच के होते हैं, ना तो पूरी तरह से धातु और ना पूरी तरह से अधातु। तो ऐसे पदार्थों को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर के ही उदाहरण हैं। और ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जो आईसी चिप होती है उसको बनाने में, डायोड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फोटोवोल्विक सेल, लेज़र और सेंसर, इनको बनाने में भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी सीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका हरबंस चावला। तो हरबंस चावला अभी हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बनाए गए हैं और वो एक प्रतिष्ठित वकील हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ हैं। दोस्तों, उनकी नियुक्ति का उद्देश्य ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देशों के बीच व्यापार, इन्वेस्टमेंट और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। दोस्तों, बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स को पहले ब्रिक बोला जाता था जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था। तो इसकी अनौपचारिक रूप से स्थापना 2006 में हुई थी और इसका जो औपचारिक सम्मेलन हुआ था यानी कि फर्स्ट समिट हुआ था वो हुआ था 16 जून 2009 को और ये रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना है ये 16 जून 2009 को हुई थी। फिर इसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। तो जो पहले ब्रिक था वो ब्रिक्स बन गया। इसका जो हेडक्वार्टर है ये संघाई, चाइना में है। वर्तमान में इसमें 10 मेंबर हैं। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। तो ये 10 मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स में। 2024 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था ये रूस में हुआ था। 2025 में इसका समिट ब्राज़ील में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदमपुर वायु सेना केंद्र का दौरा किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंजाब के आदमपुर वायु सेना केंद्र का दौरा किया है, जवानों से बातचीत की है और उनका हौसला भी बढ़ाया है। तो प्रधानमंत्री का यह जो दौरा हुआ है वहाँ पर, ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था उसकी सफलता के बाद वहाँ पर दौरा किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी जो आतंकी थे उनको ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया था 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 7 शहरों में जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया था, उन पर हमला किया था। तो 100 से ज़्यादा आतंकी इसमें मारे गए थे। भारत ने इस मिशन में या इस ऑपरेशन में 24 मिसाइलें दागी थी। इसका मकसद था सिर्फ आतंकियों को ख़त्म करना, सिविलियंस यानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का इसमें संकल्प रखा गया था। आपको याद ही होगा कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए। अगला क्वेश्चन है, वीर रथ पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नोएडा में। तो दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं उनके सम्मान में
उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक म्यूजियम बनाया जाना है। इसके अलावा एक ओपन एयर थिएटर बनाया जाना है। इसके अलावा उसी के साथ वीर रथ पार्क भी स्थापित किया जाएगा। यह पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के पास जो नलगढ़ गांव है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर 32 स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित किया जाएगा और उसको प्रदर्शित भी किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो नलगढ़ गांव है, ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के कर्नल सिंह की शरण स्थली रही है, यानी कि यहाँ पर वो आकर के रहे हैं। ये पार्क 22 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत होगी 42 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भीख मुक्त शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंदौर। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, ये भारत का पहला भीख मुक्त शहर बना है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के तहत इंदौर मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भारत का पहला भीख मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो दोस्तों, शहरों को भीख मुक्त शहर घोषित करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास, यानी कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और ये योजना चलाई जा रही है इस्माइल योजना के तहत। दोस्तों, 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि भारत में 4.13 लाख भिखारी हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश में है। तो सरकार के द्वारा इन भिखारियों का पुनर्वास करवाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें शहरों के जो भिखारी हैं उनका पुनर्वास करवाया जाएगा। उनको मतलब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वो भीख मांगना बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 मई को। तो हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक जीके की बुक है वो भी आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो examcart.in वाली वेबसाइट है उस पर जाना है। वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपके घर तक पहुँच जाएगी। तो अभी समर सेल चल रहा है, इसमें कुछ छूट दी गई है, तो आप इस बुक को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 नए उत्पादों को ODOP में शामिल किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? 2018। श्रीलंका में आयोजित 2025 त्रिकोणीय महिला एक दिवसीय श्रृंखला किसने जीती है? भारत। हाल ही में किस देश में शतरंज पर रोक लगाई गई है? अफगानिस्तान। SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0। भारत सरकार ने किस प्रोग्राम के तहत चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किए हैं? पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 12 से 18 मई। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? महाराष्ट्र। विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक को किसने लिखा है? रीता राममूर्ति गुप्ता। 1972 में प्रक्षेपित सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 के अवशेष अनियंत्रित होकर कहाँ गिरे हैं? हिंद महासागर। वैशाख पोया उत्सव किस देश में मनाया गया है? श्रीलंका। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 साल। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? ब्रिटेन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग को अब क्या बोला जाता है? नीति आयोग बोला जाता है 2015 से। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई।
सबसे अधिक समय तक पीएम कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए? 3। और प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? इंदिरा गांधी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर महाराष्ट्र बताया हुआ। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा ये सभी ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी। और ये जो ई बुक वाला पैकेज है ये आप प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। तो ये 2025 की ई बुक का पैकेज है, इसको प्राप्त कर सकते हैं। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएंगी।